बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गोहर के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है यूएई के सदर का दौरा पाकिस्तान, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल, अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट, पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से फील्ड मार्शल को कत्ल की धमकियां, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी कल मनाएंगे और इस पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोहर भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपकी? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हैं हम भट्ट साहब। हमारे मुल्क में बड़े ही खूबसूरत मेहमान आए, हमारे दोस्त यूएई के प्रेसिडेंट। बहुत शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। जैसे ही उनका त्यारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, हमारे एयरफोर्स के जवानों ने और हमारे त्यारों ने उनको अपनी हिफाजत में लिया। खूबसूरत शानदार इस्तकबाल रहा। नूर बेस पर लैंडिंग हुई, वहाँ पे हमारी सियासी और अस्करी क़यादत भी मौजूद थी। 21 तोपों की सलामी दी गई। क्या कहेंगे इस रिलेशनशिप, दोस्ती और जो वेलकम था उसके बारे में? देखिए, बात यह है कि ये जो यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं जनाब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान साहब, ये पाकिस्तान के साथ यूएई का जो एक ताल्लुक है ना, वो बहुत ही करीबी है हमारा। यानी ये कहने की बात नहीं है कि हम ब्रदरली कंट्रीज हैं, सच्ची मुच्ची के भाई हैं। यानी जब भी मुश्किल पे आई है तो यूएई हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने हेल्प आउट किया है। कोई भी मामला होता है तो यूएई, सऊदीया, यानी कतर, कुवैत, ये सब ममालिक जो हैं ये हमारे साथ अपनी मुकम्मल मोहब्बत का सबूत देते हैं। तो अब वो पाकिस्तान के दौरे पर अगर आ रहे हैं और ज़ाहिर है हमारे प्राइम मिनिस्टर की दावत पर आए हैं, तो उनका जो इस्तकबाल हुआ है वो बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी होता है इस्तकबाल इस तरह करना कि जो आपके दुश्मन होते हैं दुनिया के अंदर, उनको पता चले कि इनके ताल्लुकात किस तरह के हैं, ये आपस में किस तरह की रिलेशनशिप रखते हैं। और उससे फिर जाहिर है कि ये इस मैसेज होता है एक्चुअली पूरी दुनिया को। पाकिस्तान एक एटॉमिक मुल्क है, एक न्यूक्लियर पावर है, और जो मई 2025 की एक झड़प हुई जो इंडिया इसी साल की मई, अभी इसी साल की, अब वो इसलिए कह रहा हूँ कि बस 2-3 दिन ही रह गए ना, फिर तो खुद ही मैं आदत डाल रहा हूँ अभी से। ठीक है जी, ठीक है, ताकि अगले वीक में जब हमारा प्रोग्राम होगा तो फिर मैं मई 2025 फिर हम बताएंगे 25 में हमने क्या क्या किया। अच्छा, लेकिन बार अभी तो दुनिया बताती है जी पाकिस्तान ने क्या किया। अभी चंद दिन पहले भी ट्रंप साहब ने कहा कि 7-0 रिजल्ट था। ठीक है, अच्छा, 8वां जख्मी था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्चुअली मैसेज होता है जी। ये जो होती है सफारतकारी, वो सिर्फ वफूद के तबादले से नहीं होती, वो सिर्फ खतूत के तबादले से नहीं होती, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ तजारत से नहीं होती, बल्कि ये इस तरह के इस्तकबाल जो होते हैं वो भी एक मैसेज होता है कि आप किसी की तरफ गए हैं या कोई आपकी तरफ आया तो किस तरह से आपने उनको वेलकम किया है। ये मैसेज होता है जो सारी दुनिया में जा रहा होता है कि इनके ताल्लुकात कितने ज़्यादा आपस में बेहतर हैं। तो ये एक मैसेज है जो पूरी दुनिया में गया, खासतौर पे जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं। और इसके बाद अगर आप खित्ते की सूरत हाल को ज़रा अगर नोट करें तो इंडिया के साथ हमारी एक बाकायदा तनाव अभी तक मौजूद है। बिल्कुल, अभी वो तनाव खत्म नहीं हुआ। खत्म तो बड़ी दूर की बात है, कम भी नहीं हुआ। अभी तनाव उसी तरह से बरकरार है और हम भी उसी तरह से तैयार हैं। हम तो तैयार हैं, उससे बेहतर हमारी तैयारी है। सर जी, हम तो हर 24 घंटे 12 महीने तैयार है। जिस वक्त इंडिया का दिल करे एक दफा फिर ट्राई करने का, करके देख ले, लग पता जाएगा। वैसे वो मेरा, देखिए, मेरा पहले भी ये ख्याल था, मेरा अब भी ये ख्याल है कि इंडिया अब ये दोबारा इस तरह की जरूरत मुश्किल ही करे। यानी अगर बिल्कुल ही वो तय ही कर ले कि उन्होंने बिल्कुल ही अपने आप को बर्बाद करना है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज जिस तरह से उनके साथ हुआ है और जो उसके बाद दुनिया ने उनके साथ रवैया रखा है, उसके बाद बनता नहीं है। अक्ल के किसी पैमाने पर ये बात नहीं पूरी उतरती कि वो कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं, तजिया नगारों का ये ख्याल है कि इंडिया जो है वो किसी वक्त ऑपरेशन। अच्छा भट्ट साहब, आपने तजिया की बात की तो हमारे साथ लाइन पे मौजूद है मोहम्मद मेहदी साहब, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। मेहदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल, आप ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मेहदी साहब, ये बताइएगा, ये आपको जहमत दी, आपकी मेहरबानी, अपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइएगा, यूएई के प्रेसिडेंट आए हैं पाकिस्तान, ये दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? भट्ट साहब, ये बहुत ही अहम दौरा है। आपको पता है कि यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो बहुत सालों के बाद सरकारी दौरे के ऊपर पाकिस्तान आए हैं।
और सरकारी दौरे का जो स्टेट विजिट होता है उसकी एक अपनी अहमियत होती है। तो पाकिस्तान के लिए जीसीसी कंट्रीज का जो दूसरा बड़ा मुल्क है उसका पाकिस्तान का दौरा करना, जिसकी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के अंदर मौजूद है, जिसमें पीटीसीएल से लेकर और आपके बैंकों तक शामिल हैं। तो इस सारी सूरत हाल में उनका दौरा करना और फिर आपके साथ उनके जहां पर माशी ताल्लुकात है वहां पर आपके उनके जो है वो मजहबी ताल्लुकात भी मौजूद हैं, और बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की जो है वो यूएई के अंदर पिछले साल से काम कर रही है। और आपके मुझसे ज्यादा आपके इल्म में है कि जो पाकिस्तान को हर साल फॉरेन रेमिटेंस आता है उसका 60% जो है वो जीसीसी कंट्रीज से आता है। और जीसीसी कंट्रीज में दूसरा जो मुल्क है जो पैसे हम जहां से पाकिस्तान में भेजते हैं वो यूएई है। तो बहुत सारे हवालों से जो है वो यूएई का और हमारे जो ताल्लुकात है वो जब से यूएई मार्ज़े वजूद में आया तो पाकिस्तान ने हमेशा से उसकी मदद भी करी, उसके इदारों को बनाने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। आज जिस जहाज पर जिस एयरलाइन पर वो बैठ कर आए थे वो एयरलाइन भी किसी वक्त पाकिस्तान ने ही बना कर दी थी। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो एक माजी है। और इनके वालिद जो थे शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान, उनका तो पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक था और वो पाकिस्तान में अपनी छुट्टियां गुजारने भी आया करते थे और पाकिस्तान के साथ एक दिली अकीदत वाली उनकी बात थी। तो ये बहुत अच्छा हुआ है और इसमें ये बात कहनी पड़ेगी हमें कि इसमें जो बड़े अरसे से काविश हो रही थी हुकूमत पाकिस्तान की, तो उस काविश के अंदर जो है वो नतीजे बरामद होने लगे और नतीजे मुस्बत आ रहे। शाह ये फरमाइएगा कि ये इस दौरे को क्या हम इस तनाजर में देख सकते हैं जो खित्ते की सूरत हाल है हमारे साथ इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं और जिस तरह से इंडिया के साथ हमारा एक तनाव अभी तक बरकरार है, उस तनाजर में भी देखा जा सकता है इस दौरे को? जी बिल्कुल देखा जा सकता है। आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो यूएई की इन्वेस्टमेंट मौजूद है और यूएई के साथ हिंदुस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरी तरफ जो है वो अगर हम तालिबान रजीम को देखें तो तालिबान रजीम ने जो आउटसोर्स किए हैं अपने बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे वो यूएई की कंपनीज ने उसकी सिक्योरिटी और उसके बाकी मामलात को संभाला हुआ है। तो यूएई का दोनों तरफ जो है वो एक रोल मौजूद है और उसको ये रोल जो है वो मेरा ख्याल है कि जरूर ये गुफ्तगू हुई होगी और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के मामलात के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान में ऑलरेडी सऊदी अरब और कतर ने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात को बेहतर किया जाए। तो उसमें यूएई का क्योंकि इस वक्त ज़्यादा ताल्लुक है तालिबान रजीम के साथ, तो लामहला ये बात हुई होगी और ज़रूर उन्होंने इस सिलसिले के अंदर भी कुछ ना कुछ बात की होगी। और खित्ते के सिर्फ इन्हीं दो मुल्कों का के साथ ही नहीं है, बल्कि क्योंकि खित्ते के अंदर एक सूरत हाल डेवलप हुई, जैसे अभी आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग हुई और उसके बाद जो है वो ईरान की और इजराइल की एक जंग हुई। तो ये सारी बातें जो हैं ये जरूर डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि खलीज के अंदर जो है वो यूएई मौजूद है और वहीं पर वो जंग हुई है। और क्योंकि दुनिया से जो है वो असला भी यूएई खरीदता है और पाकिस्तान भी अब उन मुल्कों में शामिल हो गया है जिनसे बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं दुनिया की असले के हवाले से, खासतौर पर फाइटर प्लेन्स के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये मौज़ूआत भी जरूर डिस्कस हुए होंगे। जहाँ इलाकाई सूरत हाल हुई होगी वहाँ जो जंगी सूरत हाल रही है और उसके बाद के जो नताइज हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई होगी। तो मेहदी साहब, आप इस दौरे को सिफारती और माशी लिहाज से कामयाब समझ रहे हैं? देखिए, दौरा जो खुद होता है वो कामयाबी की निशानी होता है, वरना कोई मुल्क के पास इतना वक्त नहीं होता कि उसकी आला सतही क़यादत जो है वो किसी दूसरे मुल्क का दौरा करे। ये बहुत सारी चीजें जो होती हैं ये पहले से तयशुदा होती हैं। पानी बहुत सारा जो है वो जिसे कहा जाता है पुलों के नीचे से बह चुका होता है। तो ये जब दौरे होते हैं तो ये कंक्रीट चीजों की तरफ बढ़ने की निशानी होते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ये सिफारती सतह पर भी और माशी सतह पर भी दोनों हवालों से पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात को मजीद आगे लेकर जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाह जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया।
Thank जी, you, तो मेहदी आपने साहब। सुना भट्ट साहब, ये बिल्कुल। मेहदी साहब का ना एक्चुअली बहुत ज्यादा नजर रहती है इंटरनेशनल रिलेशंस पे। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर इनकी बड़ी ग्रिप है। तो इसीलिए आपने अच्छा किया कि मेहदी साहब को ले लिया, हमें एक इंडिपेंडेंट राय जो है वो भी इस तरह से मिल गई अदरवाइज है। मुझे पूरा ट्रस्ट है आप पे कि आप अच्छी राय ही दें कि नहीं, मैं अच्छी राय दूंगा नहीं दूंगा वो अलग बात है, लेकिन मेहदी हमारी साहब इस कैसे खुशी, करें? हमारी इस कामयाबी पे हम तो खुश हो रहे हैं, लेकिन भारत में तो फिर सर भारत में तो इस वक्त बकायदा फौतगी फातेह चल रही होगी। बिल्कुल वो चल रही होगी, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी ये क्रिसमस के दिन आप जानती हैं गुजर जी। रहे हैं, तो भारत के अंदर जिस तरह से वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ किया जा रहा है, जिस तरह की वीडियोस आई अक़लीतों हैं पर, मिनॉरिटीज पर, जिस तरह हाँ जी, से क्या बकाया सलूक तौर चल पे रहा है। नहीं क्रिश्चियंस को जिस तरह से टारगेट किया, अब इस बार देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस के मौके के ऊपर वो अपने चर्चिस के अंदर अपनी जो भी इबादत है मजहबी वो कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने देखी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, वो वहां पर जो हिंदुत्व के गुंडे हैं वो वहां पर जाके बकायदा वो जो चर्च के फादर हैं उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं और जिस तरह के वो रिमार्क्स दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, यकीन जानिए कि ये मतलब इंतहाई अफसोसनाक है। दुनिया जो है वो इसका नोटिस उसे लेना चाहिए, क्योंकि भारत में कहते तो वो ये हैं कि हम एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन कोई सेकुलर किसी सूरत नहीं रहे। खासतौर पे मोदी के आने के बाद एक हिंदुत्व की पॉलिसी है जिसके तहत वो एक हिंदू मुल्क बन चुका है, और हिंदू भी वो वाला मुल्क जो कि इंतहा पसंद हिंदू जहनीत होती है ना, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट पे हैं वो, हालांकि सारे हिंदू ज़ाहिर है इस तरह के नहीं हैं, वो यानी जो हुकूमत है चूंकि वो इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में है, इसीलिए जो उनका वहाँ का इंतहा पसंद हिंदू है वो बहुत ज़्यादा मुतशद्दिद रवैये रख रहा है तमाम अक़लियतों के बारे में। उसमें क्रिश्चियंस के साथ अभी रिसेंटली हुआ, मुसलमानों के साथ तो मुसलसल वो करते ही चले आ रहे हैं। एक वीडियो देख रहे थे, मुसलसल करते जो चले आ रहे लड़की के साथ हैं, किया। सिक्स के साथ वो कर रहे हैं, वो अपनी दिलत के साथ कर रहे हैं। तो वहाँ पे इंडिया में कोई किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अब ये एक बड़ा सीरियस इशू है, और पाकिस्तान की कामयाबियां जो हैं वैसे ही इंडिया को ओवरऑल ही बहुत तकलीफ देती हैं। तो ये दौरा जो है ये तो बहुत ज्यादा उनके लिए तकलीफ का बायस है। ये तो बात दुरुस्त है, ये आपने सही कहा कि वहां पर तो काफी इस वक्त सफ़े मातम ही बिछी होगी इस दौरे को लेकर। बिल्कुल सही। बट साहब अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अब अमरीकी जुरीदे ने भी इस चीज़ को स्टेम्प कर दिया जो हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में बार बार इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी यही कहा है। बिल्कुल ठीक बात है। असल में ये रिपोर्ट बड़ी लेट आई है, पाकिस्तान इस हवाले से बहुत देर से ये बात कर रहा है। जब से फोर्सेस गई अमरीकी पाकिस्तान से, और सॉरी अफगानिस्तान से। असल में पाकिस्तान से रास्ता मिला था, इसलिए मेरे मुंह से पाकिस्तान निकल गया। जी जी बिल्कुल। तो वो जो फोर्सेस गई वो अपना असला वहां पर छोड़ गई। बहुत बहुत जब ये असला छोड़ के गई, $7 अरब जी, जब ये असला वहां पर छोड़ के गई तो उसी वक्त समझदार लोग जो थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, ये तो उनके हाथ में आ जाएगा असला, और उसके बाद दुनिया में कौन सा मुल्क होगा जो इनसे महफूज रह सकेगा, क्योंकि ये बड़ा जदीद तरीन असला है बिल्कुल, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है। तो अब ये जो अमरीकी जरीदा है जियोपॉलिटिक्स वाला, इसने एक अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि उनके पास राइफल्स हैं और बहुत सारा जदीद असला, M16 राइफल, नाइट विंड साइट्स जैसे जदीद अमरीकी असले के साथ वो इसको लेस हैं, और वो कह रहे हैं ब्लैक मार्केट में वो बेच भी रहे हैं। ये बात दुरुस्त है, वो असला बड़ा बेच चुके हैं। क्योंकि देखिए ये जो इस वक्त TTP और दीगर जो वहाँ पर काबज ग्रुप है ना इस वक्त वहाँ पे अफगानिस्तान में, ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, यानी ये कोई प्रोफेशनल आर्मी तो उनकी है ही नहीं। ये ग्रुप्स है जो बाकायदा तौर पर यानी एक क्या कहते हैं बताहुरी का काम भी करते हैं। ये इनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, इनका मकसद किसी सूरत भी ये नहीं है कि उन्होंने अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्होंने अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, उन्होंने कोई अपने मजहब की कोई खिदमत करनी, बिल्कुल ऐसा नहीं। वो पैसे के लिए कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इसकी। ये इंडिया में गए थे इनके अफगान वजीर खारजा, और वहां से ये खबरें आई कि जनाब $1 अरब इंडिया से लिया और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कार्रवाइयां तेज कर दी।
ठीक है। तो ये एक बड़ा इनका जो है पैसे के साथ ही सारे का सारा इनका एक रब्त रहता है। Relation. अभी आपने सुना मेहदी साहब कह रहे थे कि जो अफगानिस्तान है उसके ऊपर भी यूएई के हवाले से काफी यूएई का काफी एक असर है। सही। तो ये जो अफगानिस्तान की सरजमीन है, ये इन्होंने वादा किया हुआ है दोहा एग्रीमेंट में कि ये किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान का मामला आता है तो वहां पर वो इस्तेमाल हो रही है। और जब भी पाकिस्तान इस हवाले से बात करता है तो आगे से फिर आए बाएं शाये हो जाती है। हमने सबूत दिए और 2-3 ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ मामला जो है वो हमारा किसी बेहतरी की तरफ आया नहीं है। ये जो रिपोर्ट है ये बाकायदा आई ओपनर है, दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए, खासतौर पर अमरीका, क्योंकि देखिए अमरीका जो है उसका असला ही है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अच्छा, ये है, अगर आपने बात की कि एग्रीमेंट हुआ हुआ है रिटर्न, अगर एग्रीमेंट हुआ हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली क्या अफगान गवर्नमेंट जो है उसको टीटीपी के खिलाफ या ये जो गैर कानूनी असला बेच रहे हैं और उसकी खरीदो फरोख्त चल रही है उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल एक्शन लेना तो चाहिए। फिर? यही तो हमारी डिमांड है। देखिए पाकिस्तान क्या कह रहा है, पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप अपना घर साफ करें, उसको इन ऑर्डर करें। और ऑलरेडी आप कर चुके हैं ना एग्रीमेंट इस पे। अच्छा, आपने ऑलरेडी वादे किए हुए हैं, आप उसको उन वादों का पास करें। अच्छा, वो वैसे मानते हैं, यानी जब आमने सामने बात होती है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है हम ये करते हैं। फिर मुकर जाते अच्छा, उसके बाद हम जरा एक फोन कर लें, वो फोन करने जाते हैं काबुल, फोन नंबर कहीं और जाके मिल बातें जाता है। किसी और जगह मिल रही हैं आपकी। तो फिर उसके बाद आके जो है ना वो चीजें डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि खित्ते में अमन के लिए देखिए सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो खित्ते में अमन रखे। हम जिम्मेदार मुल्क हैं, हमने दुनिया को अमन देने के लिए कुर्बानियां दी हैं। इतनी कुर्बानियां हम दुनिया में जितने किसी ने दी नहीं। जिम्मेदार हैं भट्ट साहब, जी। जितनी बड़ी तादाद में ये असला है गैर कानूनी जो इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसके सामने हमारी फोर्सेस सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। इससे ज्यादा और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो। देखिए मुझे ये कहने दें कि अमन सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल ये उन तमाम उनकी लोगों है। की जिम्मेदारी है जो जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे होते हैं। सही, ये मोदी की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही, ये जो हैं अपना अफगानिस्तान के इस वक्त हुक्मरान उनकी भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही। ये ईरान, चाइना, जितने भी ममालिक के सरबराहान होते हैं उन सब की जिम्मेदारी होती है अमन। और बाकी सब तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अफगानिस्तान और भारत की जानिब से ये जिम्मेदारी इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ निभाई जा रही है, जिसके नतीजे में पहले एक जंग हो चुकी है पाकिस्तान इंडिया की, और खतरा ये है दुनिया को कि दोबारा ना हो जाए और ये मामला सीरियस कोई नोयत का ना बन जाए। इसलिए ये जो खबर आई है इसको अगर आप इस तनाजर में देखेंगे तो दुनिया को इसका अब नोटिस लेना चाहिए, ये बाकायदा तौर पे। और अमेरिका जो है उसको अपना रोल प्ले करना चाहिए इसमें, क्योंकि जो इस वक्त रजीम है अफगानिस्तान के अंदर उस पर अमेरिका का काफी असर है, ये अगर बात सारे जानते हैं। अमेरिका के जरीदे ने या जियोपॉलिटिक ने ये खबर दी है तो इसका मतलब है कि वो इसके लिए सीरियस तो है ना। नहीं, वो देखिए उन्होंने खबर दी है। अब अमेरिका का जो कोई जरीदा है वो अगर ये खबर दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां की हुकूमत भी संजीदा है इस मामले के ऊपर, वो तो अपनी खबर दे रहे हैं ना। अब उस खबर के बाद यकीनी तौर पे वहां के हुक्मरान जो हैं और दुनिया के जो हुक्मरान हैं उनकी नजर में ये बात आई होगी कि यार ये तो एक सीरियस मामला है, तो इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उम्मीद करनी चाहिए कि दुनिया इस पर तवज्जो देगी और टीटीपी की कार्रवाइयां जो है उनको महदूद करने में रोल प्ले करेगी। अफगानिस्तान पे कोई प्रेशर आएगा? जी, उम्मीद तो अफगानिस्तान यही का है। तो गठजोड़ बेनकाब हो गया है। अब वो टीटीपी के साथ अब ये तो नहीं कह सकते, ला ताल्लुकी तो नहीं कह सकते। नहीं, वो तो ये कहते ही नहीं है कि वो उनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, वो ये तो नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि हम जो है कर लेंगे, देख लेते हैं, हो जाता है, हम आपकी उनसे बात करवा देते हैं, आप बैठ के उनसे बात कर ले। भाई दहशतगर्दों से बात क्यों करें? दहशतगर्दों का तो खात्मा किया जाता है, उनसे बात नहीं की जाती है। तो लिहाजा ये वाली बातें हमारे मुल्क की एक जमात भी कहती है। नहीं, वो हमारे मुल्क की एक जमात जो अच्छा है जी, कहते हैं जी हम बात कर लेते हैं, बात करवा देते हैं, आप बात करें ना करें, अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम उसको रोक लेंगे और हमें रोकना भी आता है। ये हमारे मैसेजेस तो आप तक जाते ही हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस।
के माशरे पर एक बदनुमा दाग है। ऐसा अमल सनफी अदम मसावात, पसमानदा और मनफी सोच के अकास है। कौमी असम्बली ने गैरत के नाम पर कत्ल जैसे वाक़यात के खात्मे के लिए करारदाद मंजूर कर दी है। हुकूमत की जानिब से इस मामले पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। मुजरिम और शरीके जुर्म के लिए किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। याद रखिए, कानून को हरगिज़ हाथ में ना लें और औरत के तकद्दुस का एहतराम करें। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाइयों आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी इसी ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ्फर के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है कि कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है, गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं मुज़फ्फर लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बट साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ये वाली लैंग्वेज जो है ना बात करने की, ये हमारे मुल्क में एक जमात भी कर रही है। उस पार्टी की बात तो हम करते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट ने हर हद पार कर दी है। अब उन्होंने जो एहतजाज किया है बरतानिया में, वहाँ उन्होंने सीधी सीधी हमारे फील्ड मार्शल साहब को धमकियाँ लगा दी हैं कत्ल करने की, मारने की। अच्छा, ये आपने बड़ा एक अहम इशू जो है ना, ये अभी आप इसको छेड़ा है, और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा मैं, ताकि आपको बता सकूं कि ये इनका रवैया आज से नहीं, ये मुतशद्दद रवैयों की बाकायदा तौर पे बानी जमात है। पॉलिटिकल पार्टीज ना तशद्दुद पे यकीन नहीं रखती, वो डायलॉग पे, डायलॉग्स पे होती है, वो डायलॉग पे होती है। जो तशद्दुद करता है वो पॉलिटिकल शख्सियत या पॉलिटिकल जमात नहीं हो सकती। ये बहुत एक बुनियादी फर्क है। जी। पॉलिटिक्स हमेशा मुज़ाकरात के जरिए आगे बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टीज में, जो मर्जी हो। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इनके जो बानी हैं उनका आप रवैया देखें, जब वो अपोजिशन में थे तब भी वो कहते थे जला दो, गिरा दो, मार दो, मैं तुम्हें रुलाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तब भी वो कहते थे मैं वापस आ लेंगे, मैं एसी लावांगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इस तरह की बातें, मैं तुम्हें अपने हाथ से फांसी दूंगा। याद कीजिए आईजी के बारे में उन्होंने अल्फाज कहे थे। तो ये वो एक्चुअली कह के बात करते थे। वो ओए तोए तो रूटीन है, ओए तोए तो वो बड़े मतलब फ्रैंक होके कहते हैं। ये तो उनकी नहीं, एग्रेसिव नहीं, वो अग्रेसिव, देखिए ये उनका एक स्टाइल है, यानी उनके रवैये में ही तशद्दुद है। एक्चुअली उनकी जो नेचर है वो एक मुतशद्दिद नेचर के मालिक है। उसी तरह उनकी जो आगे सारी पॉलिटिकल पार्टी है वो भी उनके फॉलोअर्स हैं। अब आपने तो अभी इंग्लैंड की बात की, मैं उस पर आता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ अभी आज की बात डिस्कस करता हूँ। आज इस वक्त केपी के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो लाहौर के दौरे पे जी तशरीफ ला चुके हैं जी, वो पंजाब असम्बली गए हैं आज। अच्छा, अब ये जो असम्बली होती है ना, यहाँ पर हर बंदा मुंह उठा के अंदर नहीं जा सकता, उसका एक डेकोरम भी होता है, प्रोटोकॉल है, और फिर सिक्योरिटी के बड़े इश्यूज हैं भाई, ठीक है। अब उन जितने भी लोग जाते हैं आपके साथ, उनके नाम दिए होते हैं पहले कि ये नाम है, ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये वजीरला के साथ आएगा, ये उसका गार्ड है, ये उसका वजीर है, ये मुशीर है, ये पूरी लिस्ट होती है सर जो शेयर की जाती है। दुनिया पूरी में ये सारा एक ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड तरीकेकार है, ठीक है। अब ये यहाँ पर लाहौर में आए हैं और इनके साथ जो गार्ड्स थे उन्होंने की बदतमीजी, और उसके नतीजे में हमारे जो बड़े सीनियर 3 साफी हैं, उल्फत मुगल, ये
जनाब अब्बास नकवी और एक और नौजवान है, वो गिर गए नीचे। वो बाकायदा यूं समझ लें कि वो उनको यानी जो फुटेज आई उससे ऐसे लगता है कि जैसे वो क्या कहते हैं अल्लाह अल्लाह ने बच गए ने, वरना वो पाँव के नीचे रोंदे भी जा सकते थे, क्योंकि एकदम से हल्ला है और उसके बहुत धक्कम पेल हुई शदीद किस्म की। अब इस पर बजाय इसके कि जो सीनियर लीडरशिप साथ होती है, मुशीर है, वजीर है, वो कहते हैं भाई एक मिनट ठहरे, ओए चलो पीछे हटो, पीछे हटो, अपने गार्ड्स को पीछे करते हैं, तरीके से सिस्टम को लेकर आगे बढ़ते हैं। सर वो इसकी बजाय वो उल्टा जो असेंबली के गार्ड्स हैं उनके साथ, उनके जो साथ आए लोग हैं, जो जिम्मेदार अहदेदार हैं, वो बकाया तौर पे उलझ नहीं रहे, हाथापाई की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रवैया जो है इनका, ये बताता है कि ये मुतशद्दिद लोग हैं। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आपने कहा, ये ब्रेडफोर्ड में एक 2-3 रोज पहले एक मुजाहरा हुआ। ये सारी चीजें तो हम मुसलसल देखते आ रहे हैं ना, जब से ये पार्टी मतलब वजीर आला केपी जो पहले वाले थे वो भी इसी तरह जब एहतजाज के लिए निकलते थे अपने साथ गार्ड और प्रॉपर दहशतगर्द लाते थे, जो बाद में निशानदाही भी होगी उनकी। अब जो उन्होंने वहां पे इतना बड़ा मतलब धमकी लगा दी है हमारे फील्ड मार्शल साहब को, अच्छा ये देखिए तो बात बहुत ही आगे बढ़ गई है। वो जो खातून है एक जी, उन्होंने ये वीडियो चल रही है, ये वीडियो चल रही है। अच्छा, पीटीआई ऑफिशियल ने बकाया तौर पे अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, फेसबुक अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे उसने वायरल किया, और जब उसका नोटिस ले लिया और पता है इनको पता चला कि हो ये तो गलत हो गया, तो इन्होंने फौरी तौर पे उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जाहिर है कि चूंकि ये ऑफिशियली कर चुके थे तो चीजें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब ये तो नहीं हो सकता कि इस बात को नजरअंदाज कर दीजिए। पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ यानी CDF हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जनरल आसिम मुनीर साहब, ये याद रखिएगा कि ये एक आर्मी चीफ ही नहीं है सिर्फ, पाकिस्तान में कई आर्मी चीफ आए हैं। ये जो आर्मी चीफ है ना, इनके क्रेडिट पे जो बात है ना, वो अब तक किसी के क्रेडिट पे नहीं आई। बिल्कुल ठीक। वो क्या है? वो ये है, फिर मैं आपको मई 2025 की बात करूंगा तो ये वाला मई कहें। मैं भी यही कहने लगी थी कि वो मैं क्यों बताऊं, वो तो ऑलरेडी दुनिया बता रही है। दुनिया बता रही है कि ये तारीखी कारनामे सरंजाम दिए उन्होंने। बिल्कुल, ये हमारे सिपा सलार हैं, बिल्कुल, और ये वो दुनिया के वाहिद सिपा सलार हैं जिन्होंने दिनों नहीं, महीनों नहीं, हफ्तों नहीं, घंटों के अंदर, चंद घंटों में, 2-1 घंटे के अंदर अंदर अपने से 10 गुना बड़ी जो फोर्स थी उसको शिकस्त दी, और एक ऐसी शिकस्त दी जिसको पूरी दुनिया मानती है, और फिर एक ऐसी शिकस्त जिसको उनका एक साबिक वजीर आला ये कह रहा है कि हम तो पहले आधे घंटे में हार गए थे। बिल्कुल सही बात, घंटों तक भी नहीं गई। उन्होंने कहा हम तो पहले आधे घंटे में हार गए थे। सही, पाकिस्तान ने पहले आधे घंटे में हमारे 7 जहाज गिरा दिए थे। तो ये जो बातें की जा रही हैं, अब ये देखिए फील्ड मार्शल हमारा प्राइड है। सही, पाकिस्तान का मैं पंजाबी में करूं, साडा मुंह मथा है, ठीक है, हमारे सर का ताज है, क्योंकि उन्होंने हमें एक ऐसी फतह दिलाई है जो इससे पहले कभी किसी के नसीब में नहीं आई। अब उनके खिलाफ बरतानिया में आजादी इजहार का आप एक बहाना बनाकर तो इस तरह की बातें करें, कत्ल की धमकियां दें। पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जब ये तकरीर आई है, इसका मतलब है पीटीआई एक्चुअली कत्ल की धमकी दे रही है। ये वो एहतजाज था जिससे पहले लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्हीं के ऑफिशियल अकाउंट से उनको टाइम दिया गया था कि आप सब इकट्ठे हों, इस दिन यहाँ पे एहतजाज होगा। और उसके बाद ये बातें आए, फिर उसको इस तरह से वायरल किया गया। ये तो 9 मई वाली बात हो गई जी। अच्छा, अब मैं आपसे गुजारिश करूं करना जी, अब इसके ऊपर पाकिस्तान ने पहले तो एक खत लिखा, हाँ लिख दिया गवर्नमेंट ने खत लिखा, आप उनको पहचाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। आज बाकायदा तौर पे जो बरतानवी यहाँ पे हाई कमीशन है, उनके जो कायम मुकाम इस वक्त सरबराह हैं, उनको वजारत खारजा तलब किया गया और वहां पर बुलाकर उनके साथ एहतजाज किया गया, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया कि जनाब ये जो हुआ है, ये इसका आप लोगों को नोटिस लेना चाहिए। और इस हवाले से यानी उनको एक याद दहानी का एक दिया गया कि ये देखिए अपनी सरजमीन को इस तरह की एक तो शुरू के। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर जो है ना वो चलती है कि जनाब बरतानिया में तो आज़ादी इजहार बहुत है और बरतानिया और अमेरिका में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। देखिए, बरतानिया का आज़ादी इजहार अपनी जगह के ऊपर होगा,
पाकिस्तान की कुछ नॉर्म्स डिफरेंट हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं हो सकता कि आप हमारा जो प्राइड है उसके खिलाफ वहां पर मुजाहरे हों और आप उनको ये कहकर छोड़ देंगे नहीं नहीं वहां पर तो आजादी इजहार है। बाबा ये आजादी इजहार अपने पास रखे ना, तो नहीं है, राइट तो नहीं है। ये कोई तरीकेकार नहीं है कि आप इस तरह से करें। तो यही चीज जो है एक्चुअली उनको एक सफारती अंदाज में कन्वे की गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पीटीआई एक ऐसी जमात है, ये वो राना सनाउल्लाह साहब कहा करते थे फितना फसाद पार्टी, ठीक है। तो ये जो फितना फसाद पार्टी है ना, इसने ये हालात पैदा कर दिए हैं, वहां की आज़ादियों का इतना नाजायज फायदा उठाया है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मामला इस नहज पे आ गए हैं कि पाकिस्तान ने बुलाकर उनको डिमाश किया है। वजह क्या है? वजह वो फितना फसाद पार्टी जो कत्ल की धमकी दे रही, दहशतगर्दी कर रहे हैं। भाई ये तो दहशतगर्द करते हैं, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज तो नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टीज तो डायलॉग की बात करती हैं। वो तो कहती हैं कि आए हम बात करें, आए हम बैठ के मसले को हल करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? नहीं, हमने बात नहीं करनी। अभी चंद रोज पहले महमूद अचकज़ई साहब ने 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की। ये भी मैं आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें कि अगर बरतानिया की तरफ से इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता तो हमारे पास पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, पाकिस्तान के पास ना, हर मुल्क के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। देखिए, बरतानिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं या वो रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा यानी मजबूत है। ठीक। बरतानिया में बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं जो रहते हैं, वहां पे जॉब्स करते हैं, वहां पे पढ़ते हैं, वहां पर उनकी ड्यूल नेशनल हैं। बहुत ज्यादा जो है ना, दोनों ममालिक के दरमियान एक ताल्लुकात की मजबूती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बरतानिया इस बात को इतना लाइट लेगा कि वो नहीं मानेगा। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई एक्शन जरूर वो लेंगे और एटलीस्ट और कुछ ना होगा तो वो जो जिस खातून ने या जो वो ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने ये किया है, ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात करते हैं, उनको कम अज कम वो जरूर तलाश करके कोई भी कानूनी कार्रवाई, अब जाहिर है कि वहां के कवानीन का मेरे इल्म में नहीं है कि वो क्या हो सकते हैं। यहाँ पे तो हम बता सकते हैं ना कि ये कार्रवाई हो सकती है, यहाँ पे जो एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहां का मुझे इल्म नहीं कि क्या कानून है जिसके तहत डील किया जा सकता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई जरूर होगी। अब बात आ जाए मुज़ाकरात की कर लेते हैं, जो आप करने लगे थे कि अगर ये रवैया है इनका अभी तक, तो कैसे मुज़ाकरत होंगे? तो क्या अभी भी कोई गुंजाइश है? नहीं, मुज़ाकरत की बात सुने। अब ये महमूद अचकज़ई साहब जो हैं बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं और इनको उन्होंने अपने इत्तेहाद का सरबराह बनाया और इन्होंने एक 2 रोज़ा एक कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो एलामिया था उसमें मुज़ाकरत का कहा कि जी मुज़ाकरत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। सियासी जी बातें मुज़ाकरत करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने ये बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी बिल्कुल, मैं तो पहले भी कहा, कई बार कहा मुज़ाकरत करें, मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाएं। देखिए, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जब वो अपोजिशन लीडर थे तब कहा आए बैठ के मुज़ाकरत करते हैं। उन्होंने कहा कि केसेस जो हैं वो चलने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन बैठ के यहाँ पर मामलात को आगे किस तरह बढ़ाना है, मिसाके मईशत करते हैं, बैठ के चीजों को आगे बढ़ाएं। जब वो इक़्तिदार में है तब कहा, पार्लियामेंट कहा, पार्लियामेंट से बाहर कहा, अब कैबिनेट के इजलास में उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरत की बात करें। मैं तो कहता हूं आए करें बैठ के, बिल्कुल बैठते हैं, बात करते हैं, पाकिस्तान की खातर बात करनी। इधर से ये बात हुई, उधर से अलीमा खान ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। बानी पीटीआई ने तो कह दी कि सिर्फ एहतजाज होगा, कोई मुज़ाकरत नहीं होगी। और जो मुज़ाकरत की बात करेगा वो बानी पीटीआई के साथी नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं, उन्होंने मीडिया टाक कर दी पकड़ के। उसके बाद वो जो 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इतने सारे लोगों ने अपना इनपुट दिया, अब उनसे पूछें कि भाई आप कहां स्टैंड करते हैं, वो कहां जाएं। तो ये एक्चुअली मुज़ाकरात पे तो वही बात होगी जो इन्होंने, बट साहब ये तो वही बात होगी जो इन्होंने कहा था, जो हमारे लीडर एनडीयू जाएंगे तो वो फिर क्या हो जाएंगे। हाँ, वही वाली बात होगी जो मुज़ाकरात की बात करेंगे, तो वो ये वही कर रहे हैं। अच्छा, फिर हुआ क्या, जो बैरिस्टर गौहर साहब से सवाल हुआ कि सर आप तो मुज़ाकरत की बात कर रहे थे, अलीमा खान ये कह रही थी, उन्होंने उस बात को इग्नोर करके तो अपने आप को उन्होंने मीडिया से दूर कर लिया। तो ये एक बड़ा मतलब इनके अपने अंदर एक रवैया जो है वो मुसलसल मुतशद्दिद रवैया है। इस रवैये के साथ आप सिर्फ तबाही के रास्ते पे जा सकते हैं, इससे आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते।
और ये तबाही अब अच्छा, अब अपनी तक ही तो हम कर सकते ऑफर्स हैं। दे रहे थे ना कि आए आप मुज़ाकरात करें। अब जो इन्होंने बरतानिया में किया है उसके बाद कोई जरा सी गुंजाइश है कि इनके साथ मुज़ाकरात किए भी जाएं? नहीं, देखिए, मुज़ाकरात मैं आपसे गुजारिश करूं कि किसी सूरत नहीं हो सकते। नहीं हो मैं तो सकते। पहले भी समझता था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन हमारी तरफ से ऑफर्स तो थी ना गवर्नमेंट की नहीं, तरफ से। हम देखिए, गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात करने होते हैं, दहशतगर्द के साथ मुज़ाकरात नहीं होते। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि दहशतगर्द के साथ मुज़ाकरात, दहशतगर्द के खिलाफ तो कार्रवाई होती है, मुज़ाकरात नहीं होते। तो हुकूमत सियासी इश्यूज के ऊपर बात करने को तैयार है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। अब ये सियासी इशू इनका है कोई नहीं, ये उठते हैं और इनका टोटल आज आके होता है केस वापस ले ले 9 मई के। भाई कैसे वापस ले ले? दहशतगर्दी आप लोग करते हैं, हमले करते हैं, वो केस कैसे वापस हो सकते हैं? वो तो नहीं वापस होंगे, वो तो चलेंगे। और उसमें तो जो भी अब अदालतें ज़ाहिर है, अदलिया आजाद वहाँ पे है, बेगुनाही साबित करें साबित जाके, वही करें। जो आपने लास्ट अच्छा, वहां पर प्रोग्राम में जो कहा था, बेगुनाह साबित हो रहे सोशल हैं, मीडिया पे नहीं, अदालत में जाके अपने जी केस, जो वहां पर बेगुनाह साबित हो रहे हैं वो बकायदा उन केसेस में बरी हो रहे हैं। फवाद शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है, शामुल कुरैशी साहब की मिसाल आपके सामने है। ये तो दो अभी रैंडमली मेरे जहन में 2 नाम आ गए, और भी अदरवाइज हैं, बिल्कुल। बहुत सारे और लोग हैं। एक ख्याल कास्त्रो साहब हैं, ये MP हैं, इनके सिटिंग MP हैं, साबक इनके सूबाई वजीर हैं ख्याल कास्त्रो साहब, तो वो भी भरी हुए हैं। तो ये जो लोग वहां पर केस लड़ते हैं, सोशल मीडिया पे लड़ाई नहीं लड़ते, अदालत में जाके केस लड़ते हैं कानूनी, तो उनके पास रास्ते निकल आते हैं। जो लोग बस मीडिया खेलना चाहते हैं तो बस ठीक है, फिर वो खेलते रहे। मीडिया अदालत के में ग्रुपों तो में खेल रहे हैं, बहनें कुछ कह रही हैं, पार्टी लीडर्स कुछ कह रहे हैं, अडियाला से कुछ और मैसेज आ जाता है, सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है। ये तो चलता रहेगा। आने वाले कल हमारी पाकिस्तान की बड़ी लीडर और मुस्लिम दुनिया की पहली वजीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की बरसी है 18वीं। उनके बारे में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आपने तो उनके ज़माने में कवर भी किया होगा उनको एज अ जर्नलिस्ट। उन सियासी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं, उनकी सियासत के अलावा शहादत, उनकी बहादुरी, बहुत सारी बातें। अच्छा, मोहतरमा शहीद जो थी बीबी, उनकी जिंदगी में एक नारा लगा करता था, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर। आपने यकीनी तौर पर सुना होगा नारा। बिल्कुल सुना है। यकीन जानिए कि मोहतरमा जो थी वो एक ऐसी शख्सियत थी कि वाक़तन पूरे पाकिस्तान के, यानी कश्मीर से लेकर और कराची के साहिल तक, उधर ग्वादर के साहिल तक चले जाएं, पंजाब में इधर लाहौर के बॉर्डर पर चले जाएं, या आप डीजी खान तक चले जाएं, या आप बहावलपुर के बॉर्डर तक चले जाएं, यानी पूरे पाकिस्तान में जहां भी चले जाएं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की एक पहचान थी। लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे, लोग उनसे प्यार करते थे। पॉलिटिकली डिफरेंस होना एक अलग अभी भी करते, जी जाहिर है, अभी भी करते। अच्छा, अब ये देखिए कि मोहतरमा की जिंदगी मुसलसल एक जद्दोजहद थी। उनकी पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है। उन्होंने एटम बम के बारे में तो आप जानती हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उसका बहुत अच्छी तरह से जो है ना ये बुनियाद भुट्टो साहब ने रखी थी। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो मोहतरमा ने अपने दौर में दी थी। ये एक मैंने सिर्फ ये बात कहकर मैं अब आगे और भी बहुत सारी खिदमत है, बेबी पे बात करनी शुरू करेंगे तो बहुत कुछ है बताने को, बहुत कुछ है बताने को। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि 27 दिसंबर 2007 को जो एक कत्ल किया गया, एक दहशतगर्दी की गई, उसके बाद से अब तक पाकिस्तान के हालात बेहतर हुए हैं या खराब हुए? तो बीबी को जिन लोगों ने कत्ल किया ना, वो पाकिस्तान के हालात को खराब ही करना चाहता था, वो पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहते थे। और बीबी के बाद पाकिस्तान जो है उसमें आप ये देखिए, ये फितना फसाद पार्टी ने जन्म लिया। ठीक है, तो बीबी के दौर में सियासी डिफरेंसेस बहुत सारे थे, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के साथ आज भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन कभी इस तरह की हरकतें नहीं हुई थी, कभी कत्ल की धमकियां नहीं आई थी। ठीक है, कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जनाब अब जला दो, गिरा दो, मार दो। तो ये जो रवैये आए हैं, ये बीबी का
को कत्ल करके, शहीद करके एक्चुअली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया और यकीनी तौर पे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ। ज़ियाउल हक के माशला के बाद बीबी की आमद हुई और स्पेशली पंजाब में बड़े चर्चे सुने हैं, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, वो भी बताए ना। 10 अप्रैल 1986 की बात है जी। और मैं उस जुलूस में था, मैं विटनेस हूँ उस बात का। अगरचे मैं जाहिर है उस वक्त सिर्फ मैट्रिक में पढ़ता था और इतना कोई क्या कहते हैं वो नहीं था चीज़ों का, लेकिन पूरा शहर जो था ना, पूरा शहर यूं था जैसे कोई ईद का समाया। हर बंदा, क्या बात है, जिसके पास जो भी कपड़े हैं वो तैयार होके नहा धो के तो घर से निकला हुआ है, क्या करना है, और सुबह 6-7 बजे से निकले हुए कि बीबी का इस्तकबाल करना है। और यकीन जानिए कि ये जो पुराना एयरपोर्ट है जी, यहां से लेकर मनारे पाकिस्तान तक इंसान ही इंसान थे। बीबीसी ने रिपोर्ट किया कि 30 लाख लोगों ने बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल किया। क्या बात है, 30 लाख लोग, बीबीसी ने रिपोर्ट किया हुआ है। अब जाहिर है कि उसके पास कोई इसका क्राइटेरिया होगा किस तरह से बीबीसी ने ये बात की, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं उस दिन हुआ ये कि ये एक बहुत ऊंची सी बिल्डिंग थी, जो उस वक्त ऊंची थी, अब वो ऊंची नहीं रही है, यहाँ पे मनारे पाकिस्तान के पास थी, तो हम उसकी छत पे चढ़ गए। अच्छा। और दूरबीन हमने कहीं से हासिल कर ली। हमारे एक दोस्त थे, उनके वालिद साहब कुवैत में थे, तो वहां से उन्होंने दूरबीन वगैरह भिजवाई हुई थी, तो हम वो लेकर उस पर चढ़ गए और दूरबीन के जरिए हमने देखा तो तहद्दे निगाह दूरबीन के साथ भी इंसान ही इंसान थे। क्या बात है, बहुत जबरदस्त इस्तकबाल। इस तरह का इस्तकबाल कभी मैंने नहीं देखा किसी का हुआ। बट साहब, बेनज़ीर बीबी जो शहीद बहादुर हमारी जो बेटी थी कौम की, उनका खला तो मैं कहूँगी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम बात करें वज़ीर आला पंजाब की, तो क्या आपको वो बहादुरी, वो लीडरशिप की कोई झलक मरीम नवाज साहिबा में नजर आती है? देखिए, मरीम नवाज को जो दौर मिला है ना मैडम, वो डिफरेंट है। जो बीबी को दौर मिला था ना, वो डिफरेंट था। हर दौर के एतबार से चीजों को देखा जाता है। मसलन जो आज हम जहां बैठे हैं, जिस टेक्नोलॉजी के साथ बैठे हैं, जो आसाइशें इस वक्त हमें जिंदगी में हासिल हैं, वो 1986 में नहीं थी। टाइम के साथ चेंज तो आता है, चेंज टेक्नोलॉजी में चेंज आता है। ये देखिए, ये 40 साल की बात है। अच्छा, अब जो आज के दौर की अगर मैं बात करूं, तो जो मरीम नवाज हैं वो आज के दौर में बेशक उन्होंने बहादुरी के साथ हालात का मुकाबला किया, कोई शुबे की बात नहीं। उन्होंने काटी, जेल में अपनी माँ की डेथ तब उन्होंने देखी, इतना बुरा वक्त, और जैसी पार्टी, पीटीआई जैसी पार्टी के साथ टक्कर लेना। फिर उन्होंने जिस तरीके से जो पंजाब की बुरी सूरत हाल छोड़ के गई थी पीटीआई, उसको जिस तरह से संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि साईं जो क्या छोड़ के गए थे पंजाब, बेहतरीन तरीके से पंजाब जो वो चल रहा है। अब लाहौर में लोग जो है मिसाल देते हैं लाहौर की, या इवन फैसलाबाद की, पंजाब की, जी, गुजरांवाला की। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि सिर्फ लाहौर नहीं, बाकी शहर भी जो है लाहौर के, वहां पे साफ सुथरा पंजाब जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो ये मरीम नवाज जो है, ये वाकईतन इन्होंने अपना एक सियासत के अंदर मुकाम बनाया, दलेर भी हैं, डरती वो भी नहीं पहली है। वजीर आजम खातून थी मुस्लिम और पाकिस्तान की, और ये पहली वजीर आला खातून है। जी, कुछ ना कुछ झलक तो हमें मरीम नवाज साहिबा में नजर आती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।